Good morning, students. Today I am here to explain the first chapter of SST class 7. The chapter name is Components of Environment. Students, सबसे पहले हम environment वर्ड के बारे में जानेंगे. The word environment refers to all the external conditions in which an organism lives and survives. Environment जो टर्म है इसके अंतर्गत उन सारे एक्सटर्नल कंडीशंस को शामिल किया जाता है ना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है और सरवाइव करता है. ऐसे जो इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है. स्टूडेंट्स, इन्वायरनर का मतलब ही होता है टू सराउंड. सराउंड मीन्स चारों ओर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग्स है उसके चारों ओर की जो चीज़ें हैं है ना, चाहे वो फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, उन सारी चीज़ों को हम लोग जो है इन्वायरमेंट में शामिल करते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे, एवरी ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ थिंग्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है वो कई सारी चीज़ों से घिरा हुआ है ना. जैसे ऑर्गेनिज्म्स हैं, प्लांट्स हैं, वाटर हैं, एयर हैं, लाइट है, लैंड है, एटसेट्रा. तो इन सारी सराउंडिंग्स को, जो सराउंडिंग्स है किसी ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है, किसी ऑर्गेनिज्म की जो चारों ओर की जो चीज़ें हैं है ना, या तो वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, इन सारी चीज़ों को मिल करके क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है. यानी किसी ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग है उसके सराउंडिंग की जो भी चीज़ें हैं, या वो फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन सारी चीज़ों को हम उस ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं. इन्वायरमेंट को स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. इन्वायरमेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म. इन्वायरमेंट उन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है ना, जो या तो फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, है ना, जो किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को अफेक्टेड करता हो, जिसका प्रभाव उस ऑर्गेनिज्म पे पड़ता हो, है ना. इन सारी चीज़ों को हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत शामिल करते हैं. अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. बेसिस के ओरिजिन पर इन्वायरमेंट को ब्रॉडली टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट. स्टूडेंट्स, नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में उन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जस्ट लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, वेजिटेशन एटसेट्रा. नाउ इन्वायरमेंट कंप्राइज थ्री इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स: फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन और कल्चरल. यहाँ पे स्टूडेंट्स फिजिकल को हम लोग अबायोटिक भी कह सकते हैं, फिजिकल को हम लोग अबायोटिक भी कह सकते हैं. अबायोटिक, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है. बायोलॉजिकल की जब बात करते हैं तो इसमें हम लोग बायोटिक एलिमेंट्स को शामिल करते हैं. बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ है ना. और कल्चरल जो है वो स्पेशली ह्यूमन से रिलेटेड है ना. तो इन्वायरमेंट के थ्री इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं: फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल. वी कैन ऑल्सो से इट अबायोटिक, बायोटिक एंड ह्यूमन. जब हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन तीनों कंपोनेंट्स को, तीनों तरह के इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा. फिजिकल इन्वायरमेंट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अबायोटिक इन्वायरमेंट. Physical environment is also called abiotic environment. The physical environment comprises all the non-living or abiotic components of the environment. Physical environment की जब हम बात करते हैं तो physical environment में जितने भी non-living components हैं, है ना, या अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है. अबायोटिक इन्वायरमेंट को या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट को तीन और ग्रुप में बांटा जा सकता है: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. इसके बाद में इसके बारे में स्टूडेंट्स हम थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे. इसके बाद बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर बात करें
तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल को और क्या कहा जा सकता है, बायोटिक इन्वायरमेंट भी कहा जा सकता है। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइज द लिविंग बींग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिम्स, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में सारे लिविंग बींग्स को इंक्लूड किया जाता है, जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिम्स हों या प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, यहाँ तक कि मेन को भी हम लोग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ही शामिल करते हैं। Among these, the plants are most important because they produce all the matter that is used by microorganisms, plants themselves, animals and man। और इन सारे, अगर हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में प्लांट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूड का जो मेन सोर्स है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट एक्चुअली में क्या है, प्रोड्यूसर है और फूड को वो प्रोड्यूस करता है, और बाकी जो ऑर्गेनिम्स हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कौन हो गया, प्लांट्स हो गए। नेक्स्ट है कल्चरल इन्वायरमेंट, या फिर हम इसको ह्यूमन इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। द ह्यूमन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैन, ये स्पेशली इसमें मैन को शामिल किया जाता है, हु इज़ प्लेस्ड एट द टॉप बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द इन्वायरमेंट। क्योंकि सारे इन्वायरमेंट में सबसे टॉप पे रखा गया है किसको, ह्यूमन को, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी होती है इन्वायरमेंट को चेंज करने का। ठीक है, हिज क्रिएशन सच एज रोड्स, ब्रिजेज एटसेट्रा एंड द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशंस मेक अप द ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब अगर हम अबायोटिक इन्वायरमेंट को, इट मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट को डिवाइड करें तो इसमें 3 ग्रुप्स आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, या फिर यूँ कहें अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। ये सब जो है फिजिकल या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको 3 ग्रुप में बांटा गया। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एयर का जो है लेयर है, ए लेयर ऑफ गैसेस, है ना। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट इन्वेलप्स आवर अर्थ, जो हमारे पूरे अर्थ को क्या किए हुए, ढके हुए है। इट इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ पे जो एयर है वो क्यों है, उसका वजह क्या है। ठीक है, तो इसका वजह है अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एयर जो है ना अर्थ के आसपास मौजूद है, ये पूरे प्लैनेट्स को सराउंड किए हुए है, पूरे अर्थ के चारों ओर एयर है। तो इसका वजह क्या है कि अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से वो हवा यहाँ पे टिकी हुई है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरियस गैसेस, एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेज होते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड वाटर वेपर ऑल्सो, इसमें डस्ट और वाटर वेपर भी होते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर हमें जो है एक्सट्रीम हीट से बचाता है। सन का जो एक्सट्रीम हीट है तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसको कुछ एब्जर्व कर लेता है ना, और डायरेक्ट हीट सन का हम लोग के पास नहीं पहुंचता है। इसकी वजह से हम लोग उस एक्सट्रीम हीट से क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। द चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स गैसेस का एक लेयर है और प्लेनेट के यानी अर्थ के चारों ओर वो जो है एयर बना हुआ है, और उसका वजह क्या है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस का ये मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस में मिले होते हैं। इसके अलावा डस्ट और वाटर वेपर भी इसमें मिले होते हैं। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम लोग सन के एक्सट्रीम हीट से बच पाते हैं। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का सरफेस है ना, ये अर्थ का सरफेस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका अर्थ का इनर पार्ट है जिसको हम लोग टॉप मोस्ट लेयर जो अर्थ का है वो मेंटल है,
और मिडिल लेयर, इसको हम लोग सीमा कहते हैं, और जो सबसे इनर लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। और अर्थ के लेयर के ऊपर ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये जो पूरा है ये क्या है, एटमॉस्फेयर, ये एयर का मिक्सचर यानी कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे है। ये देखिए एयर का लेयर्स यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये देखिए आपका अर्थ हो गया, ठीक है। और अर्थ के बाद जो अर्थ के सबसे पास का जो आप देख रहे हैं कि अर्थ के चारों ओर ये एयर है, अर्थ के चारों ओर ये एयर जो है इसको कवर किए हुए है। अब अर्थ के सबसे नज़दीक का जो लेयर है ना, अर्थ का जो सबसे पास का जो लेयर है ना एयर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसका जो सेकंड लेयर है उसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का जहाँ पे ये रुकता है उसे हम लोग ट्रोपोपाउज कहते हैं। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, अर्थ का जो सबसे पास का लेयर है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो अबाउट 14 किलोमीटर है ना, 14 to 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर तक जाते जाते क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर का इंड हो जाता है, तो उसको हम लोग ट्रोपोपाउज कहते हैं। ये जस्ट 18 किलोमीटर एबव है अर्थ से। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ये वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे इंड होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, क्योंकि सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उसको ये क्या करता है कि रोक लेता है ना, और रोक करके अर्थ को एक्सट्रीम हीट से बचाता है। अगर ये सन की अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएगी तो पूरी पृथ्वी जो है जल जाएगी, है ना। तो इसलिए ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या है ना, पोल्यूशन की वजह से ये ओजोन लेयर धीरे धीरे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, और ये जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये पूरे विश्व की एक समस्या है, ठीक है। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ओजोन लेयर के बाद जो आता है कौन सा लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फेयर, ठीक है। और मेसोस्फेयर के बाद जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं आयनोस्फेयर। तो इस तरह से एयर जो है अर्थ के जो पास का जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, ठीक है। और इसके जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। और जो लेयर है अर्थ का उसको ये एयर का उसको कई लेयर्स में एटमॉस्फेयर को बांटा गया। आप इस इमेज से काफ़ी अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, ये सारे गैसेस का जो अमाउंट है एयर में वो यहाँ पे दिखाया गया है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, इसको हम 21% भी कह सकते हैं, ठीक है, राउंड फिगर में। ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, and helium 0.00052%, and the rest amount is methane, krypton, hydrogen, axon, ओजोन एट्सेट्रा। तो ये आपका एयर में जो गैसेस हैं उनका अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोस्फीयर के। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू सरफेस वाटर एंड इन सराउंडिंग इंटरफेस। जो भी वाटर है ना अर्थ पे, उन सारे को इसमें इंक्लूड किया जाता है। वाटर इज फाउंड एज solid ice in glaciers and ice sheets. It is found as liquid water in oceans, rivers, lakes, ponds, underground streams. It is also found as water vapor in the atmosphere. तो जो भी वाटर अमाउंट है उन सबको इंक्लूड किया जाता है हाइड्रोस्फीयर में, है ना। जो वाटर अमाउंट जो कि ग्लेशियर्स में है या फिर आइस शीट के फॉर्म में है या फिर ओशियंस, रिवर्स, लैक्स, पॉन्ड्स या फिर अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स के रूप में है, इन सारे वाटर का जो अमाउंट है, जहाँ भी जो वाटर अमाउंट है उन सबको हम लोग कहाँ शामिल करते हैं, हाइड्रोस्फीयर में शामिल करते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या फिर इसको हम लोग वाटर साइकिल भी कहते हैं। ये जो अर्थ पे वाटर की जो कंटिन्यूटी बनी हुई है इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का।
देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपका जो ओशियन में वाटर है, ठीक है, ये क्या होता है, इवेपोरेट होता है। और ये इवेपोरेट होने के बाद ये वाटर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर जाके ये क्लाउड्स फॉर्म कर जाता है, ठीक है। अब क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद जब ये इसका कंडेंसेशन होता है तो क्लाउड्स एक्चुअली क्या है, ये गैसियस फॉर्म है, वाटर का गैसियस फॉर्म है। अब जब वो कंडेंस होगा तो उससे फिर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। लेकिन जब वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत ज़्यादा मतलब डेंस हो जाते हैं तो वो ज़मीन पर बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। और ये जो बारिश का पानी है ना, ये फिर से बहता हुआ फिर से कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और यहाँ से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। ओशियन वाटर जो है सन का हीट पाने के बाद, ठीक है, ओशियन वाटर है, ये सन से आपका हीट आ रहा है, तो इसके बाद ये जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, और ये इवेपोरेट होकर के चला जाता है ऊपर। ऊपर जाके क्या बन जाता है, क्लाउड्स फॉर्म होता है। फिर जब क्लाउड्स का जब कंडेंसेशन होता है तो बारिश होती है, और ये बारिश का पानी जो है फिर से अर्थ पे आता है, और ये बहता हुआ रिवर से होके बहता हुआ जो है फिर से ओशियन में चला जाता है। तो ये जो इस कंटिन्यूटी है ये जो है रेगुलर चलती रहती है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है लिथोस्फेयर। कि अभी तक हम लोग इन्वायरमेंट के फिजिकल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। लिथोस्फेयर इज द आउटर बाउंड्री लेयर ऑफ सॉलिड। अर्थ का जो सबसे ऊपर का लेयर है, जो बाउंड्री लेयर है, उसे हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। ये सॉलिड होता है ना, एंड द डिसकंटिन्यूटी विद इन द मेंटल। बेसिकली लिथोस्फेयर इज नथिंग बट अ क्रिस्टल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ वेरियस लेयर्स, कोर, मेंटल एंड आउटर क्रस्ट। जो इनर लेयर है ना, अर्थ का सबसे अंदर का जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर। ये आपका कोर है, और बीच का जो लेयर है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं, और ये बाहर का जो है आउटर क्रस्ट है। आप यहाँ पे अर्थ का इनर स्ट्रक्चर इस इमेज में दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो 3 लेयर इसमें बने हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लेयर कोर है, मिडिल लेयर मेंटल है, और आउटर लेयर है वो आउटर क्रस्ट है। तो लिथोस्फेयर जो हो गया, ये एक सॉलिड क्रस्ट है जो कि अर्थ का टॉप लेयर है, सबके से ऊपर का जो पार्ट है वो हम लोग उसे हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। और ये एक्चुअली रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है, रॉक्स और मिनरल से ये बना हुआ है ना। इसकी जो एवरेज थिकनेस है लिथोस्फेयर की, वो अबाउट 100 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा ये कोर है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है आप देख सकते हैं, आउटर कोर का थिकनेस क्या है, 2900 किलोमीटर, और इनर कोर का 5100 किलोमीटर। अब ये आपका मेंटल पार्ट है, ठीक है, ये आपका मेंटल है, और सबसे ऊपर का जो लेयर है ये क्या है, क्रस्ट है, ये क्रस्ट है ना, आउटर क्रस्ट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया, अबायोटिक और बायोटिक। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग थिंग्स को शामिल किया जाता है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या फिर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, ये सारे क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को भी इन सारे को 3 ग्रुप में बांटा गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर, और इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट के हेल्प से। रेस्ट ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। बाकी जो हैं वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो डिपेंड है वो कंज्यूमर्स हैं, या उनको हम हेट्रोट्रॉप्स भी
कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर किन्हें कहा गया स्टूडेंट्स? ग्रीन प्लांट्स को। और कंज्यूमर किन्हें कहा गया? जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी क्या करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड हैं। तो डिपेंड है इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स या फिर कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो सभी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, जिनसे मिल करके क्या बनता है? एक फूड चेन बनता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी एक दूसरे से, देखिए आप यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स वेदर दे आर प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स मेक एंड प्रिपेयर देयर own food with the help of air, water and sunlight. Rest all are directly or indirectly dependent on these producers for their food. We call them consumer. तो जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, रेन से, वाटर से और सनलाइट से, इसलिए वो क्या है? वो प्रोड्यूसर्स हैं। और जो बाकी जो बचे जीव हैं, है ना, जो भी एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, इसलिए वो क्या है? कंज्यूमर्स हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक्चुअली क्या है कि आपस में एक चेन बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ए फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एंड ऑब्टेन एनर्जी। आप देख रहे हैं कि प्लांट क्या है? ये प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये फूड अपना खुद तैयार कर लेता है, लेकिन प्लांट्स को खा करके ये जिंदा रहता है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड है। जैसे ग्रास हॉपर को ले लिया जाए तो ग्रास हॉपर प्लांट्स को खा के जिंदा रहता है, यानी ये क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। और कंज्यूमर भी क्या? ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसको खाता है माउस, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। और माउस को खाने वाला कौन है? ये आपका आउल है, तो ये टर्टियरी कंज्यूमर है। आपका ये कंज्यूमर्स ये सारे हैं, ये आपका ये प्रोड्यूसर है। अब बाकी ये सभी क्या है? ये सभी कंज्यूमर है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर वो हुआ जो प्रोड्यूसर तो ग्रीन प्लांट से होंगे, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इनको प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं वो इस पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। तो डिपेंड कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। तो इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। और फिर इस पे डिपेंड है ये, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और फिर इस पे डिपेंड है ये, तो ये क्या हो गया? टर्टियरी कंज्यूमर्स हो गया। तो इस तरह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जितने बायोटिक इन्वायरमेंट है उसमें हम लोग बायोटिक एलिमेंट्स है इन्वायरमेंट के, उसमें उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं, और कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं या फिर नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सारा कुछ मिल करके एक इकोसिस्टम बनाता है। जैसे आप यहाँ पे एक पॉन्ड देख रहे हैं, तो ये पॉन्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं, जैसे आपका फिश है, फ्रॉग है, प्रोटोजोआ भी है, प्लैंक्टन्स है, ठीक है, और ये क्या क्रैब है, एटसेट्रा। ये सब क्या है? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं। और कुछ नॉन लिविंग इंटाइटिस भी है, जैसे आपको वाटर है, सॉइल है, रॉक्स है, ये सब नॉन लिविंग। तो ये सारे कुछ एक दूसरे से इंटरेक्ट है। अगर सपोज कीजिए आप इस पॉन्ड से अगर वाटर को निकाल लिया जाए, ठीक है, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं क्या होंगे? अपने आप मर जाएंगे, है ना। तो अगर वाटर जो है इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए, यानी जो भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे को खा करके जिंदा है, ठीक है। अब जो इसमें प्लांट्स है उसको खा करके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जिंदा है ना। फिशेज जो हैं वो भी प्लैंक्टन को खा के जिंदा है। तो एक दूसरे को, सभी एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। और ये जो नॉन लिविंग इंटाइटीज है वो उनका भी इम्पोर्टेंस उतना ही है। अगर वो नहीं रहे ना तो ये जितने भी जीव हैं वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं और फिर जो नॉन लिविंग इंटाइटीज़ हैं वो सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो आज बन गया है ना, लेकिन चैप्टर करीब करीब कंप्लीट ही है। थोड़ा सा हम लोग इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस के बारे में कल पढ़ेंगे, और उम्मीद है आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।